अलग अलग रिलीजन में अलग अलग ग्रीटिंग करने के वे हैं। कहीं पे नमस्ते करना ग्रीटिंग्स है, कहीं पे टचिंग द फीट्स पैर छूना वो ग्रीटिंग है, कहीं पे आदाब करना ग्रीटिंग है। अब पीयर ग्रुप्स में देखो गले मिलना और हैंडशेक करना ये एक अच्छी ग्रीटिंग की निशानी मानी जाती है। दो दोस्त मिलते हैं तो अक्सर हाथ मिलाते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, सक्सेस इज 99% एटीट्यूड एंड 1% एप्टीट्यूड। तो सक्सेस में एटीट्यूड का रोल है आपके 99%, एप्टीट्यूड का रोल है 1%। लेकिन जो ईगल्स होते हैं वो क्लाउड के बियॉन्ड जाके करते हैं फ्लाई। यस, ये बात बोली थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ये उनकी कही हुई सेइंग है। पूजा खेतर के अगर आप एग्जाम्पल से देखो तो वहां पे क्या हुआ है, वहां पे लोगों का एटीट्यूड ब्यूरोक्रेसी के तरफ नेगेटिव हो गया है। इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे पूरा सिस्टम की तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। तो अगर आप देखो कि पूजा खेतर के अगर आप एग्जाम्पल से देखो तो वहां पे क्या हुआ है, वहां पे लोगों का एटीट्यूड ब्यूरोक्रेसी के तरफ नेगेटिव हो गया है। बिल्कुल, अभी तक वो केस पेंडिंग है, चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, केस हो रहा है, अभी तक प्रॉपर नहीं। लेकिन जो UPSC उसने भी एक्शन ले लिया है कि उनको रिजाइन के लिए बोला है और उनको हटा दिया है। लेकिन आप देखो लोगों का एटीट्यूड कैसा हो गया है, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया है टुवर्ड द ब्यूरोक्रेसी। तो यही है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हो। इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे पूरा सिस्टम की तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इफ सिस्टम हैज अ प्रॉपर अप्रोच ऑफ योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इट ग्रेजुअली इट विल बी टर्न इनटू पॉजिटिव। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिक्स है, उसके लिए भी किसी का अप्रोच, किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। अपने इंडिया में वेरियस पार्टीज हैं, नेशनल लेवल पे 7 पार्टीज हैं, तो किसी का एटीट्यूड बीजेपी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। वो उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, पॉलिसी मेकिंग से, इन सब से हो सकता है। इसमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा फॉर एनी एस्पिरेंट। 10 साल या 15 साल पहले के जो सिविल सर्वेंट्स थे या एस्पिरेंट्स थे, उनके कंपैरिजन में टुडे इट इज वेरी इजी टू बी डिफेम्ड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इट इज इजी टू बी डिफेम्ड। इट इज वेरी important to infuse these things within you or develop these things within you so that who are around you will not have any loopholes to defame you. इन सब चीजों को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। अब एटीट्यूड में एक चीज बच्चों को और पढ़नी है इसमें, वो है इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। क्योंकि आप देखो एटीट्यूड में मैंने क्या कहा, आपकी थिंकिंग, आपकी माइंडसेट। तो अगर आप लार्जर पब्लिक या किसी पर्सन का अगर आप एटीट्यूड कर दो चेंज टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स सम पॉलिटिकल पार्टीज, टुवर्ड्स सम ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर, एनीथिंग, तो आप उसका बिहेवियर भी चेंज कर सकते हो। तो परसुएशन क्या है? परसुएशन वो एक्ट है जिसके थ्रू आप किसी पर्सन का एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। सोशल इन्फ्लुएंस भी वही। आप सोशल इन्फ्लुएंस का आप अगर एग्जांपल देखो तो वेरियस एक्टर्स एड्स लेके आते हैं, एडवर्टीजमेंट लेके आते हैं, जैसे वो कहते हैं पीना मेरी चॉइस है, ये काफी मतलब स्ट्रांग है ऐसे पर्सन के लिए, जबकि वो खुद नहीं पीते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो परसुएट कर रहे हैं। पान पराग, आप कई सारे एक्टर्स हैं वो पान मसाला का एड में आ रहे हैं, विमल के एड में आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो परसुएट कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों की थिंकिंग को, एटीट्यूड को, कि वो प्रोडक्ट करें यूज। तो ये भी एटीट्यूड का एक यूज होता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन में आप कर सकते हैं यूज, आप सोशल इन्फ्लुएंस में, आप परसुएशन में। तो ये हमें एटीट्यूड में हमें पढ़ना चाहिए ये सारी चीजें। बिल्कुल। सर, हियर व्हाट UPSC says, the third sentence of UPSC, it is aptitude. Aptitude and foundational values for civil service: integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service and empathy, tolerance and compassion towards the weaker sector. जैसे कि मैंने अभी इसमें कहा, मैम आपसे पहले बताया था कि सक्सेस इज 99% एटीट्यूड एंड 1% एप्टीट्यूड। यस, तो एप्टीट्यूड भी पढ़ना जरूरी है बच्चों को इसीलिए। अच्छा, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है ये भी बच्चों को पढ़ना है। जैसे एटीट्यूड मैंने कहा कि क्या है, आपका थिंकिंग, आपका माइंडसेट टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स सम पर्सन, टुवर्ड्स एनीथिंग। एप्टीट्यूड क्या है, वो आपके स्किल सेट हैं, वो आपके इनर स्किल्स हैं, वो आपके इनेट स्किल्स हैं। एप्टीट्यूड आपका देखने को मिलता है बचपन से, कई बार वो बड़े होके आपका शो होता है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर का अगर आप एग्जाम्पल लो तो बचपन से ही उनके अंदर एप्टीट्यूड था कि वो बड़े बैट्समैन बनेंगे, बचपन से उनके अंदर वो एप्टीट्यूड था। लेकिन डिफरेंट एप्टीट्यूड डिफरेंट पर्सन के अंदर हो सकते हैं। जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर का आपको एग्जाम्पल दिया, वही जरा बिस्मिल्लाह खान का अगर देखो तो वो शहनाई बजाते थे, वो म्यूजिशियन थे। AR रहमान का देखो, वो म्यूजिशियन है, उनके अंदर डिफरेंट एप्टीट्यूड है। इसी तरह हमें यहाँ ये पढ़ना है, एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम टैलेंट, एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम टैलेंट, इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस, इज डिफरेंट फ्रॉम स्किल सेट्स, इज डिफरेंट फ्रॉम एटीट्यूड। तो ये टोटली डिफरेंट थिंग है। तो इसलिए बच्चों को पढ़ना चाहिए कि डिफरेंस भी क्या है इनके बीच में और एप्टीट्यूड होता भी क्या है।
तो लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है कि एप्टीट्यूड क्या नीड है सिविल सर्विसेज के लिए। तो उसके लिए नोलन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। नोलन कमेटी ने कुछ 7 फाउंडेशनल वैल्यूज बताई हैं जो सभी सिविल सर्वेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। उन 7 फाउंडेशनल प्रिंसिपल वैल्यूज को करना ही चाहिए फॉलो, क्योंकि आप देखो सिविल सर्वेंट्स के लिए एप्टीट्यूड्स क्या क्या नीड हो सकते हैं। अगर आप बेसिक आप दिमाग लगा के सोचो, कोई भी बच्चा सोचता है, तो पहली क्वालिटी यानी पहले स्किल सेट सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। वो क्या है, या मैं कहूँ पहला एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अगर आप पॉलिसी मेकिंग के लिए सही तरीके से अपनी अप्रोच नहीं रख पाओगे, लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे उस अप्रोच को, तो कोई मतलब नहीं है आपके सिविल सर्वेंट होने का। आपको वो अप्रोच पहुंचानी है तो एप्टीट्यूड चाहिए। दूसरा एप्टीट्यूड क्या चाहिए, इनोवेशन। अगर आप इनोवेटिव नहीं हो उस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन में, तो आप नहीं कर पाओगे इम्प्लीमेंट प्रॉपर। कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोग को मिल जाएगा। जो टारगेटेड जो आपके पर्सन है उन तक नहीं पहुंचेगी वो स्कीम। जैसे आप अगर बात करो, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है ARC रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट 4th रिपोर्ट में आई थिंक। वो मुझे रिपोर्ट का एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, लेकिन ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिपोर्ट जो सेकंड ARC रिपोर्ट है वो सभी बच्चों को पढ़नी चाहिए। आप उस ARC रिपोर्ट से वेरियस एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि आपको, हाँ मैंने जैसे कहा ना नोलन कमेटी में आपकी 7 फाउंडेशनल वैल्यूज की बात कही गई, उसी तरह ARC में भी इन वैल्यूज की बात कही गई है। डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट वैल्यूज की बात कही गई है। तो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज जरूरी है, इसलिए एप्टीट्यूड भी जरूरी है सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो कुछ एथिकल इश्यूज हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। बेसिक एप्टीट्यूड्स हैं, जैसे आप बता रही थी अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इस तरह से एक बेसिक आपके जो एप्टीट्यूड है वो है एम्पैथी। एम्पैथी की हम यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि एम्पैथी का एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है सिविल सर्वेंट्स के लिए। ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, इंटीग्रिटी आ जाएगी, ऑनेस्टी आ जाएगी, सारी वैल्यूज आप ला सकते हो। एम्पैथी लाना बहुत टफ है। एम्पैथी अगर आप देखो तो एक सिंपल सेंस में या एक सिंपल में क्या कह सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट एम्पैथी इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी एंड मर्सी। हाँ, एम्पैथी जो है वो सिंपैथी, अपैथी, कंपैशन, मर्सी उसके अलावा डिफरेंट है। एम्पैथी में क्या है, एम्पैथी में आपके जो इमोशंस हैं वो आप अपने इमोशन को तो समझ ही रहे हो, लेकिन सामने वाले बंदे के अंदर कैसे इमोशंस है आप उसको भी समझते हो, और समझने के बाद प्रॉपर एक्शन लेते हो। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो प्रॉपर किसी के इमोशन समझ करके, तो एम्पैथी का वहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए एम्पैथी बहुत जरूरी है सिविल सर्वेंट्स के अंदर। और अगर आप देखो एम्पैथी की बात करो तो एम्पैथी ऐसी वैल्यू है जो आपके वेरियस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में काम आती है। ऑब्जेक्टिविटी, आप किन लोगों को प्रॉपर स्कीम का यूज मिलना चाहिए कैसे करोगे फाइंड आउट, वो एम्पैथी से आता है। तो इसलिए एम्पैथी बहुत जरूरी है। और 7 फाउंडेशनल वैल्यूज भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ 7 फाउंडेशनल वैल्यूज, तो आप 2 वैल्यूज तो आपको पता होनी चाहिए, ऑनेस्टी और आपकी एक है इंटीग्रिटी। अब ऑनेस्टी अगर आप देखो तो सिंगल वर्ड में अगर डिफाइन करें तो वो है ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक पर्सन उसने ब्राइब ली, कोई ऑफिसर है, अब उससे वो पकड़ गया, उसके ऊपर कमेटी बैठी, जांच होने लगी, इन्वेस्टिगेशन में उससे पूछा गया कि आपने ब्राइब लिया था। उसके सीनियर्स पूछे उससे, तो कहेगा हाँ सर मैंने ब्राइब ली थी, लेकिन मेरे से गलती हो गई, अगली बार से नहीं करूंगा, मुझे जो पनिशमेंट देना दे दो, मैंने ब्राइब ली। तो ये सच्चाई बोलना, सच्चाई की राह पे चलना, ट्रुथफुलनेस, ये है ऑनेस्टी। गलती की या माना, सच बोलना। लेकिन इंटीग्रिटी क्या है, ये बियॉन्ड दी ऑनेस्टी है। ये आपके अगर आप वैल्यू की लैडर्स में देखोगे तो उसमें और ज्यादा हाई लेवल पे ये वैल्यू आती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, वो ऑनेस्ट तो होना ही होना है, लेकिन किसी भी कंडीशन में आपको एक्शन ऐसे लेना है जो जरूरी है। अगर ब्राइब नहीं लेनी है तो ब्राइब नहीं लेनी। आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि क्या आपके लिए जरूरी है वैल्यू, क्या जरूरी नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मैं सच बोलूंगा, तो सच बोलना ही काफी नहीं है। अगर आपको पता है कि इस एक्शन से नुकसान पहुंचेगा तो वो एक्शन लेना भी जरूरी है। इसलिए इंटीग्रिटी इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस, ट्रुथफुलनेस प्लस एक्शन, ये आप तो इसलिए आपको ये सब चीजें पढ़नी चाहिए। ये 7 फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। When it is integrating, you should be integrated at any cost. हाँ, at any cost, at any circumstances. Suppose आपके बच्चे हैं, आप किसी क्लर्क हो, किसी आप ऑफिस में, आपके 3 बच्चे हैं, आप उनको पढ़ा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी सैलरी कम है। ऑब्वियसली क्या सैलरी कमी होती है, आज की इतनी एस्पिरेशन शुरू हो चुकी हैं, बच्चों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, फीस ज्यादा है, आपने ब्राइब लेना शुरू कर दिया। आपने कम से कम ब्राइब ली जितनी जरूरत थी, और आपने ऐसी जगह ब्राइब ली जहां कोई आपको देख भी ना पाता, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ब्राइब ली, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन जरूरी थी, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये है ऑनेस्टी। लेकिन अगर आपको पता है बच्चे पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, मैं उनको सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा लूंगा, प्राइवेट में नहीं
नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ब्राइब नहीं लूंगा इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, इन एनी सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल। तो ये आपका शो करता है आपका इंटीग्रिटी। तो इसलिए आपका इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, ये सब चीजें। Sir, the fourth paragraph what UPSC says, emotional intelligence, concepts and their utilities and applications in administration and governance. इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें पीटर सेलोवेनी ऐसे कुछ नाम इनका है, और आपके डैनियल कोलमैन जो है, गोलमैन मॉडल और पीटर सेलोवेनी मॉडल आपको पढ़ने होते हैं। डैनियल गोलमैन ने आपके 5 पिलर्स पे मॉडल दिया, पीटर सेलोवेनी ने आपके 4 पिलर से मॉडल दिया। लेकिन मेन चीज है, मॉडल तो आपको पढ़ने हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, ये पढ़ना है आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप उसमें आपके एम्पैथी का बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एम्पैथी का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में। इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको डिफिनेशन देखनी चाहिए उसकी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो। 2 चीजें होती हैं, EQ एंड IQ, इमोशनल कोशेंट एंड इंटेलिजेंट कोशेंट। IQ आपका अक्सर चेक किया जाता है आपके इंटेलिजेंस के स्फेयर में, लेकिन आपका इमोशनल जो कोशेंट है वो चेक नहीं किया, मतलब आपका चेक नहीं होता है। IQ आप देखो आपकी नीड कहाँ पड़ती है। आप किसी कंपनी में ज्वाइन होने जा रहे हो, सपोज आप इंजीनियर हो, आप IT के फील्ड में आप इंजीनियर हो, आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हो, तो आपका IQ लेवल चेक होगा कि आपके पास प्रॉपर एप्टीट्यूड, प्रॉपर स्किल सेट है कि नहीं है। लेकिन कंपनीज ये भूल जाती हैं कि इमोशनल कोशेंट भी बहुत जरूरी है चेक करना, कि पर्सन एथिकल है कि नहीं, कंपनी के लिए ऑनेस्ट है कि नहीं, इंटेग्रिटी वाला है कि नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत बड़े आपके हुए हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इंडिया के शायद विप्रो के चेयरमैन है आपके, और आपके विप्रो अजीम प्रेम जी। तो इन्होंने एक बात इंटरव्यू में कही थी, और टाटा के फाउंडेशनल जो हेड है आपके रतन टाटा, इन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। इन दोनों की बातों को अगर आप निचोड़ दोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना रोल है आपके किसी सिलेक्शन में, किसी पर्सन को हायर करने में। ये बोलते हैं कि ये ऐसे पर्सन को लेंगे जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, उसका IQ भले बहुत हाई हो, लेकिन अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो उसे हायर आप मत करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी को उससे नुकसान होने वाला है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कोई पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास प्रॉपर स्किल सेट है किसी कंपनी में काम करने के लिए। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, किसी का एग्जांपल दूं, तो किसी ने आपके इंजीनियरिंग सेक्टर में काम किया, वो उसके बहुत हायर स्किल है, उसको वेबसाइट बनाना आता है, काफी काम करना आता है, सारे उसको जितने मॉडर्न टाइम में जितने चल रहे हैं सॉफ्टवेयर उसको सब आते हैं। लेकिन वो 1 साल बाद ऐसे केसेस में पड़ गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में फंस गया, तो आपकी कंपनी को नुकसान हुआ उससे। बिल्कुल। आपकी कंपनी को, आपकी जो इमेज थी कंपनी की, वो वहां पे डूब गई, हैंड पर हुई, कम हुई। तो यानी कहने की बात क्या है, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ज्यादा बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में, बजाय कि इंटेलिजेंट पर्सन के। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। सिविल सर्वेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है पढ़ना इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें फंक्शंस पढ़ने चाहिए, क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने बारे में अवेयर होना। एक कहते हैं SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस मॉडल जो होता है आपके, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये पता होना चाहिए। आप सेल्फ अवेयर हो कि नहीं खुद के बारे में। इस तरह दूसरों के लिए अवेयर होना, दूसरों के लिए अवेयर हो कि नहीं, दूसरों के आपको इमोशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एम्पैथी आपके अंदर है कि नहीं। सोशल, आप सोसाइटी में अगर बैठते हो तो वहां पे लोगों के बीच में आपका कैसा आपका बिहेवियर है, अप्रोच है। तो ये सारी चीजें आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनाती हैं, आपको एक हायर इमोशनल प्लेटफॉर्म पे बनाती हैं। जैसे अगर आप किसी बड़े आप पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल लो, अगर आप गौतम बुद्धा का अगर आप लो एग्जाम्पल, तो गौतम बुद्धा के एग्जाम्पल से क्या देखने को मिलता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए, उनको कभी भी क्रोध नहीं आता था, उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता था। सेटल माइंडेड पर्सन थे वो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट, इतने हाई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन थे कि उन्होंने ये चीज समझ ली थी कि गुस्सा करना अपना टाइम वेस्ट होना है। इसका मतलब क्या है, इमोशनली हायर, काफी हाई है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस था। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। तो एक वर्ड है अपने इंद्रियों पे काम करना, अपने अंदर जो इनर सोल है उस पे काम करना। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, सी इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप किताबें पढ़ो, चीजों को सीखो, लर्न करो। अपने एज वी अर्लियर डिस्कस्ड, वी हैव सीन इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, योर स्कूल एंड योर अदर फ्रेंड सर्कल्स। ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं वेयर योर बिहेवियर विल बी शाइंड, आपको मेकअप किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी मेकअप होती है, वो ग्रेजुअली डेवलप होती है स्टेप बाय स्टेप। तो व्हाट इज योर रोल इन दैट, हाउ यू शाइन इट, हाउ यू गिव लाइट टू इट
टू योर पर्सनैलिटी। तो आप मेडिटेट करके या अपने आप को एक सेटल्ड एक फॉर्म में लाके एक मतलब कोई किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज को या किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी सेक्टर में किसी भी अप्रोच को या किसी भी एक ऐसे इश्यू को या कॉन्सिक्वेंसेस को या सिचुएशन को आप अपने अंदर उसको एनालाइज करो, हैंडल करो इन चीजों को, वेदर इट इज इमोशनल थिंग्स, वेदर इट इज देयर माइट बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस। इकोनॉमिकली क्राइसिस हो सकते हैं, फाइनेंशियली हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, इमोशनल क्राइसिस हो सकते हैं। तो ये हर एक चीज को हाउ यू हैंडल इट पर्सनली विद इन योरसेल्फ एंड आउटसाइड व्हाट यू रिफ्लेक्ट टू द सोसाइटी, इट मैटर्स अ लॉट। एंड ये चीजें कहीं और से नहीं आती, यू शुड डेवलप विद इन। सी वी कैन मेंशन लॉट मेनी थिंग्स, so many examples, but apart from everything, it is you who is going to develop within yourself, to yourself, or whatever personality will be reflect to the society. It is going to be you who is ultimately going to deal with the society. तो ये जो आप बता रहे हैं ना एग्जाम्पल में, इसमें आपने कहा कैसे डील करना है, क्राइसिस से कैसे डील करना है। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा वो सारी क्राइसिस से डील अच्छे से कर लेगा। उसकी जगह जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होगा वो डील नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस चैप्टर में हमें पढ़ना भी है ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। आपको जो कंसाइंस होती है, आपको जो कॉन्शियंस होती है, जिसे कहते हैं अंतरात्मा, कभी कभी उसकी क्राइसिस हो जाती है कि सही गलत क्या है, कैसे सही फैसला लूं मैं, कैसे इस चीज के लिए रॉन्ग और राइट करूं डिफाइन। ब्राइब लेना सही है नहीं है, बच्चे परेशान हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, माँ बाप बीमार हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बेबी की नीड्स हैं, फैमिली की नीड्स हैं। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। इस क्राइसिस को डील करने के लिए वही पर्सन डील करता है जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा। तो ये भी इसका एक फंक्शन है इमोशनली आपका इंटेलिजेंस पर्सन होने का। इन लेमैन्स लैंग्वेज यू कैन से दिमाग में ताकत होनी चाहिए। हाँ, मैंने अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी फाउंडेशनल वैल्यूज की। तो फाउंडेशनल वैल्यूज में कुछ वैल्यूज होती हैं इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप। इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिसनशिप क्या है? आपको पार्शियल नहीं होना है। आपको किसी पर्सन, किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी, किसी पर्टिकुलर आपका कास्ट, कोई आपका क्रीड हो गया, कोई आपका सोसाइटी में कोई आपका फैक्टर हो गया, आपका हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपको किसी की तरफ टिल्ट नहीं होना है, आपको पार्शियल नहीं होना है। नॉन पार्टिसनशिप अगर देखो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपको टिल्ट नहीं होना है। आपको you can say unbiased, unpartial Exactly. towards any particular Exactly. community or Exactly. caste, creed, a section,